हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9 का जियोग्राफी का, जिसका नाम है जलवायु। ठीक है, ये चैप्टर मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप इस चैप्टर की वीडियो देख रहे हो ना तो आपने कहीं ना कहीं ट्राई किया होगा इस चैप्टर को पढ़ने का, बुक खोलकर पढ़ने का। टीचर ने समझाया होगा, आपके ट्यूशन टीचर ने समझाया होगा, फिर भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर को लेकर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर मेरे को मैसेज नहीं आए कि सर आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हो, ये वाला चैप्टर भी हमको जितना इजी हो सके उतना इजी लैंग्वेज में समझा दो, क्योंकि हमको लग रहा है ये चैप्टर हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। तो डोंट वरी यार, मैं 101% श्योर हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो एक भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से आप कर पाओगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखना दोस्त। मैं बहुत कम मैं ऐसा बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये वैसा चैप्टर नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है। अगर आप इसको स्किप करके देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, दोबारा से पीछे करके देखना पड़ेगा, शुरुआत से देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप एक ही बार देखो, बट स्किप करके मत देखना। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत इसलिए भी आती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन किस वे में आएगा। चैप्टर समझने के बाद भी क्वेश्चन किस वे में आएगा और आंसर किस वे में लिखना है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जैसे देखो ये जलवायु और मौसम में जो अंतर है, ठीक है, डिफरेंस है, सबसे पहला यही क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर, तो मैंने जानबूझ के इस फॉर्मेट में लिखा है कि आप डायरेक्टली इसको अपनी आंसर शीट में छाप के आ जाओ और आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए जी हम शुरुआत करते हैं। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जलवायु। ठीक है, ये वर्ड शायद अपनी अपनी डेली लाइफ में है ना बहुत कम सुना होगा, बट ये वर्ड जो है मौसम, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। डेली टेलीविज़न, अगर आप न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हो तो सुबह सुबह ना टेलीविज़न में एक बंदा आता है, वो बोलता है कि आज का मौसम सनी रहेगा, आज का मौसम ठंडा रहेगा, आज बारिश होगी, आज ये होगा, आज का मौसम ये रहेगा। तो मौसम क्या होता है? मौसम होता है जो एक छोटे समय के लिए, एक अल्पकालिक समय के लिए किसी एरिया के वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। जैसे कि मान लो आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश आई, तो मैं कहूँगा कि सुबह का जो मौसम था वो बारिश वाला मौसम था। दोपहर को धूप निकल गई तो मैं बोलूँगा दोपहर को जो मौसम था वो धूप वाला मौसम था। शाम को ठंड हो गई तो मैं कहूँगा शाम को जो मौसम था वो बिल्कुल ठंडा था। ठीक है, तो ये होता है मौसम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब आते हैं इस वर्ड पे जलवायु। अब ये जलवायु क्या होता है, देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लो अभी है ना मैं राजस्थान में बैठा हूँ, अज्यूम करो मैं राजस्थान में बैठा हूँ। इस टाइम जो है राजस्थान में नवंबर है, अभी नवंबर का टाइम चल रहा है, तो मैं नवंबर की रात को, ठीक है 30-31 नवंबर की रात को मैं बैठा हूँ कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में बिल्कुल रात के समय, आपको पता है सर्दियों में तो कितनी ठंड होती है राजस्थान को रात को, तो मैं क्या कहूँगा, रात में कैसा मौसम है, रात में कैसा मौसम है, रात में ठंडा मौसम है राजस्थान में। अगर बात करूँ यहाँ का जो वायुमंडलीय दशा है वो ठंडी है। ठीक है, बट अब ध्यान से सोचो, जब भी मैं आपको राजस्थान बोलता हूँ तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, गर्मी आती है ना, तो उसी को कहते हैं जलवायु। देखो मौसम होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम की दशा को दर्शाता हो, वायुमंडलीय दशा को दर्शाता हो, बट जलवायु पूरा ऑल ओवर उस बहुत लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ जम्मू कश्मीर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, ठंड आएगा। ठीक है, बेशक अगर मैं ये बोलूँ कि मैं जम्मू कश्मीर में गर्मियों के टाइम में धूप में बैठा हूँ, तो उस समय जो मौसम होगा वो बेशक सनी होगा। सनी का मतलब होता है धूप वाला मौसम। ठीक है, सनी मौसम होगा। पर वहाँ का अगर ओवरऑल जलवायु की बात करूँ मैं, तो वहाँ की जो जलवायु होगी वो अपनी ठंडी होगी। जलवायु और मौसम में डिफरेंस समझ आ रहा है? मौसम होता है जो छोटे समय के लिए होता है, एक दिन में हमेशा बदलता रहता है, हर दिन बदलता रहता है, और कभी कभार एक दिन में भी कई बार बदलता रहता है। जलवायु होता है जो लंबे समय के लिए समान रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं राजस्थान में ओवरऑल अभी तक गर्मी ही गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस पार चला जाता है, तो वहाँ पर गर्मी है, तो वो वहाँ की जलवायु है। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूँ हमारे उसकी जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की जलवायु ठंडी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना आई हो आपको। ठीक है, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। जलवायु दीर्घकालिक लंबे समय के वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। ठीक है, लंबे समय के लिए, राजस्थान में लंबे समय के लिए गर्मी पड़ रही है तो इसलिए वहाँ का जलवायु गर्म है। मौसम अल्पकालिक यानी छोटे समय के लिए वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, छोटे समय के लिए। जैसे कि मान लो अभी सुबह के टाइम में मैंने बोला हमारे यहाँ पर बारिश हुई सुबह के टाइम में, तो यहाँ का जो सुबह का मौसम था वो बारिश वाला मौसम रहा, तो ये छोटे समय के लिए दिखाता है सिर्फ।
ठीक है। जलवायु लंबे समय के लिए समान रहता है, मैंने आपको बताया था बिल्कुल समान रहता है। जो जलवायु है लंबे समय के लिए ऑलमोस्ट समान रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टेंटली ठंड पड़ रही है, राजस्थान में बिल्कुल लगातार गर्मी पड़ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 सालों तक। देखो अगर राजस्थान में मान लो एक दिन बर्फ़ पड़ जाए, ठीक है, बर्फ़ गिर जाए राजस्थान में, तो मैं क्या ये कहूँगा कि राजस्थान का जलवायु चेंज हो गया? नहीं, मैं ये कहूँगा राजस्थान का एक दिन के लिए मौसम चेंज हो गया। ठीक है, बट अगर राजस्थान में 30 सालों तक, मान लो लगातार 30 सालों तक ठंड पड़ी, जैसे गर्मी पड़ती है ना अभी वैसी ठंड पड़ी, तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की जलवायु ठंडी हो गई। बट ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो राजस्थान है उसकी जलवायु गर्म है। ठीक है, ओके जी। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है ना, मौसम तो कई बार बदल सकता है, सुबह ठंडी रात को गर्मी, मतलब सुबह ठंडी दोपहर को गर्मी और रात को ठंड, तो ऐसे ही बदलता रहता है जो मौसम है एक दिन में कई बार। जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान शास्त्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं जब भी डिफरेंस आता है, तो इसलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा। जो बंदे जलवायु की पढ़ाई करते हैं, लंबे समय के वायुमंडलीय दशा को पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वायुमंडलीय विज्ञान शास्त्र की पढ़ाई कर रहा है ये। ठीक है, और जब कोई बंदा मौसम की पढ़ाई करता है तो उसको मौसम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सुबह सुबह हमारे एंकर आ जाते हैं ना, बताते हैं आज का मौसम ये है, मौसम ये है, तो वो मान लो उन्होंने मौसम विज्ञान की पढ़ाई कर रखी है, आप ये सोच सकते हो। ठीक है, ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहूँगा क्या याद करना है आपको। ओके, अब वही मैंने एग्जाम्पल तो जो दिया था राजस्थान का, राजस्थान में अगर नवंबर के रात की बात करें तो जो वहाँ का जो कह सकते हैं हम मौसम है वो ठंडा है, बट ओवरऑल अगर जलवायु देखें राजस्थान की तो वो गर्म है। ठीक है, अब ये देखो एक लाइन लिखी हुई है, मौसम और जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षा एक ही होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मौसम और जलवायु की जो तत्व है ना, मतलब दोनों में ही हम सेम तरह के एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो राजस्थान में भी हम तापमान की, मतलब जब मैं जलवायु की बात कर रहा हूँ तब मैं तापमान की बात कर रहा हूँ, मौसम में भी मैं तापमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं हवा की बात कर रहा हूँ, यहाँ गर्म हवा है, रात को ठंडी हवा चलती है, तो हवा, मतलब मैं दोनों जगह ही सेम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो राजस्थान है वहाँ की जो जलवायु है गर्म है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। राजस्थान की रात में, नवंबर की रात में जो मौसम है वो ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्परेचर क्या है, माइनस में गया हुआ है। ठीक है, तो यानी जो जलवायु और हमारे मौसम होते हैं ना, उनके तत्व समान होते हैं। ये याद कर लेना, आपको आ सकता है कि मौसम और जलवायु के तत्व बताओ, तो ये सारे के सारे हैं जो समान रहते हैं हमेशा। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया। एक हमें समझ आ गया मौसम जो छोटे समय के लिए वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, और एक होता है हमारा जलवायु जो बहुत लंबे समय के लिए वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। ठीक है, अब एक और होता है ऋतु। अब ये ऋतु का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। महीने के दबाव के आधार पर, ठीक है, महीने के आप कह सकते हो वायुमंडलीय दबाव के आधार पर साल को भी अलग अलग ऋतु में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये वायुमंडलीय दबाव कर लेना, डोंट वरी, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अभी तो आपको जीपी लिंक में मिलेगा। ठीक है, बट थोड़ा टाइम अगर आप मेरे को दोगे तो मैं वेबसाइट बना दूंगा, उसमें एक गलती सही कर दूंगा, वायुमंडलीय दबाव कर दूंगा। ठीक है, महीनों के वायुमंडलीय दबाव के आधार पर भी साल को अलग अलग ऋतु में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का समय, वर्षा ऋतु यानी बारिश का समय, रेनी सीजन, और शीत ऋतु यानी ठंड का समय। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने महीनों के आधार पर भी साल को 3 अलग अलग ऋतु में, 3 अलग अलग, इंग्लिश में बोलूँ तो सीजन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो गर्मियों के टाइम में बेसिकली ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ठीक है, बारिश के टाइम में जून जुलाई अगस्त वगैरह के टाइम में देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर बारिश पड़ती है, तो उसको वर्षा ऋतु का समय कहते हैं। ठीक है, अगर हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात करें तो बेसिकली इस महीनों में क्या रहती है? ठंड रहती है, तो इसलिए हम इसको शीत ऋतु का समय बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक दिन के लिए होती है, जो वायुमंडलीय दशा को एक दिन के लिए दिखाता है, तो उसको हम मौसम कहते हैं। जो 1 डेढ़ महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। और जब कोई वायुमंडलीय दशा को बहुत लंबे समय के लिए, 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए दिखाता है, तो उसको हम जलवायु कहते हैं। ये 3 डिफरेंस आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। चलो, हमें ये तो समझ आ गया। देखो हम छोटे समय की बात तो करेंगे नहीं, मेरे कहने का मतलब मौसम के बारे में पढ़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो हर दिन बदलता रहता है। हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि जी जम्मू कश्मीर का जलवायु ठंडा है, राजस्थान का गर्म है, बेसिकली ये हमने पढ़ा। बट इंडिया का ओवरऑल क्या है जलवायु? पूरे इंडिया का अगर हम जलवायु बताएं तो पूरे इंडिया का जलवायु क्या है? अगर पूरे इंडिया के जलवायु की बात करें ना, तो वो है मॉनसूनी जलवायु।
अब ये वर्ड क्या है, ये मानसून, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मानसून सीधा सीधा बारिश क्यों नहीं बोल देते, मानसून का मतलब तो बारिश होता है। हाँ, आप एक हद तक ठीक हो कि मानसून का मतलब बारिश होता है, बट इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। देखो मानसून का मतलब है ना, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ डेफिनेशन क्या है, याद रखना मानसून की डेफिनेशन आती है। तो इंडिया का जो जलवायु है वो मानसून जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी का मतलब क्या होता है, मानसूनी जलवायु का मतलब क्या होता है, जब हवा की दिशा बदलने से मौसम या ऋतु में बदलाव आता है तो उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जब ऋतुओं में चेंज आता है तो उसे ही हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत के अंदर एक ऐसा क्लाइमेट है कि यहाँ पर क्या होती है, हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हवा की डायरेक्शन चेंज होती है तो ठंड आ जाती है, हवा की डायरेक्शन चेंज होती है तो बारिश का समय आ जाता है। मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है, कि हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बारिश का मौसम कैसे आ जाता है, या हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से गर्मी वगैरह सर्दी वगैरह, मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है। बट पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा ये जो मानसूनी जलवायु है वो भारत के अलावा और कौन कौन से एरिया में पाया जाता है। तो ये दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले एरिया में पाया जाता है, पृथ्वी वाले एरिया में पाया जाता है। ये देखो यहाँ पर भारत, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया वगैरह इस वाले एरिया में पाया जाता है। आ जाता है आपको कि मानसूनी जलवायु मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको लिखना है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हवा के चेंज होने की वजह से, हवा की दिशा चेंज होने की वजह से मौसम और ऋतु में कैसे चेंज आता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बारिश कैसे आ सकती है ना। हमने देखा था ना कि एक हमारा वर्षा ऋतु भी था। चलो मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ये मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाऊंगा। देखो मान लो गर्मी का समय है, ठीक है, गर्मी का समय, ये हमारी ज़मीन है और ये हमारा समुद्र है। समुद्र आपको पता है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ज़मीन है और इंडिया के नीचे समुद्र है, पानी ही पानी है, पता है ना आपको। ये देखो इंडिया के नीचे पानी है और ये इंडिया के ऊपर ज़मीन है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। बाकी हम आएंगे, कोरिलेट करवाऊँगा इसको। देखो अभी क्या है कि नॉर्मल मौसम है, तो जो ज़मीन के ऊपर की ये हवाएँ हैं, ये हवाएँ हैं, लग नहीं रहा होगा आपको बट ये हवाएँ हैं, और ये पानी के ऊपर भी हवाएँ हैं, ठीक है, ओके जी। अब है ना बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में आपके ज़मीन की है ना एक बहुत ज़्यादा बड़ी खासियत होती है, मैं आपको बताता हूँ। गर्मियों में जो हमारी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। अब जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसकी हवा ऊपर की तरफ जाती है, नहीं जाती। देखो इसको देखो आप, ये देखो ये चाय है, चाय ही लग रही है, ब्लैक टी कह सकते हो आप इसको। तो देखो ये जो ये जो टी है वो गर्म है, तो इसके ऊपर से भाप निकल रही है, हवा निकल रही है, तो इसकी यहाँ की जो हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है। सेम होता है हमारे लैंड के साथ। जब हमारे लैंड पे यानी ज़मीन पर जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो हमारी जो ज़मीन के ऊपर की हवाएं है ना वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। देखो ऊपर की तरफ जा रही है, और जब ये सारी हवा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है तो नीचे की तरफ क्या बच जाता है, खाली एरिया बच जाता है, जिसको हम कहते हैं निम्न दाब, लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर बोल देता हूँ मैं, आपको थोड़ा ईजी रहेगा, निम्न दाब यानी लो प्रेशर, ठीक है। बट हमारे समुद्र की एक खासियत है कि वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है। गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इतना टाइम लेता है कि गर्मी का टाइम जब बीत जाता है तब जाके हमारा समुद्र गर्म होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा गर्मियों के टाइम में हमारे जो समुद्र है उसके जो ऊपर की हवा है वो वैसे की वैसे ही है। अभी भी यहाँ पर उच्च दाब ही है, ये सारे के सारे उच्च दाब है, नॉर्मल उच्च दाब है। अब हवा की एक खासियत होती है, हवा की क्या खासियत होती है कि वो हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से लो प्रेशर यानी निम्न दाब तक ट्रैवल करती है। कहाँ से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, ये जो खाली स्पेस बना है यहाँ पर, उसको ये वाली हवाएं भरेगी, ठीक है। अब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या लेना देना है मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसका इंडिया से क्या लेना देना है और इससे बारिश कैसे आ सकती है। देखो ये हमारा भारत है, गर्मियों के समय में लैंड पे यानी ज़मीन पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। देखो ज़मीन जो है, मैंने आपको बताया था खासियत होती है कि ज़मीन जो है वो गर्मियों के टाइम में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है और नीचे की तरफ क्या बन जाता है, निम्न दाब यानी लो प्रेशर, और पानी ठंडा ही रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर यानी उच्च दाब, ठीक है, ओके जी। हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर हमें समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हवा की एक खासियत होती है, हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। कहाँ पर मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये वाली जो हवाएं हैं यहाँ पर, ये जितनी भी हवाएं होंगी यहाँ पर, पानी के ऊपर जितनी भी हवाएं होंगी वो यहाँ पर आएंगी। अब ध्यान से सुनो,
ये जो पानी के ऊपर की हवाएं हैं इनमें नमी होगी, क्योंकि ये पानी के ऊपर है, थोड़ा सा पानी भी होगा इनके अंदर। तो जब ये हवाएं ऊपर आती है, बादल बन के यहाँ पर आती है, तो फिर बरसती है। तो इसी वजह से देखो, हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इंडिया में बारिश आई नहीं आई, मानसून आया नहीं आया। तो इसीलिए हम भारत के जो जलवायु है उसको एक मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही ऋतुओं में चेंज आता है। ठीक है, अब ये हमने गर्मियों का टाइम देख लिया, अब थोड़ा सर्दियों का भी देख लेते हैं। तो पहले तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो गर्मियों के समय में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी हवाएं हैं जो मूव करती है। ठीक है, ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। ओके, अब हम बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में क्या होता है, मैंने आपको बोला था सर्दियों में क्योंकि गर्मियों में क्या था, हमारा पानी गर्म नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारे पानी को गर्म होने में, समुद्र को गर्म होने में। तो गर्मियों के टाइम में वो गर्म नहीं हुआ था, बट अब जैसे जैसे सर्दी आने लगी तो वो थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा। मतलब उसका जो इफेक्ट है, वो जो गर्मियों का जो इफेक्ट है वो हमारे समुद्र पे बाद में दिखा। सर्दियों के टाइम में हमारा जो समुद्र है वो गर्म होने लगा। ठीक है, और सिंपल सीधी बात है, जब समुद्र गर्म होने लगेगा तो समुद्र की हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी, और जब समुद्र की हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो नीचे क्या बचेगा, खाली स्पेस, है ना। और हमारे ज़मीन पे हाई प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि हमारे ज़मीन की एक और खासियत है, वो गर्मियों के टाइम में गर्म तो रहता ही रहता है, और साथ में सर्दियों के टाइम में वो ठंडा भी रहता है। और जब ठंडा रहता है तो ऊपर भाप नहीं जाएगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर ही रहेगा। अब हवा की क्या खासियत है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो ये हमारी जो ज़मीन की हवाएं हैं वो पानी की तरफ जाना शुरू कर देगी। ठीक है, ये हमारी जो ज़मीन की हवाएं वो पानी की तरफ जाना शुरू कर देगी सर्दियों के टाइम में। तो ये देखो जी, हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, ज़मीन पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। ठीक है, ठंड है तो ठंड में हमारी ज़मीन जो है वो ठंडी रहती है, तो भाप ऊपर जाएगी नहीं, तो यहाँ पर हाई प्रेशर ही रहेगा। बट पानी अब थोड़ा सा गर्म हो गया, क्योंकि गर्मियों का जो इफेक्ट था वो अब दिखने लगा है हमारे पानी पे, तो इसकी वजह से यहाँ पर हवाएं जो है वो ऊपर जाने लगी और नीचे की तरफ खाली स्पेस रह गया है। तो हमारे यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया है हवा पे, ज़मीन पे, और यहाँ पर जो पानी है वहाँ पर लो प्रेशर हो गया है। तो हवा की क्या खासियत थी, मैंने आपको क्या बताया था, हवा की एक खासियत होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो ये सारी हवाएं जो है इंडिया की वो नीचे की तरफ चली जाती है। ठीक है, ऐसे। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, ये टेढ़ी लाइनें क्यों बना दी, सीधी सीधी लाइनें क्यों नहीं बना रहे आप। इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, ये टेढ़ी लाइनें मैंने इसलिए बनाई है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है, ये हमारा इंडिया, यहाँ दिख रहा है इंडिया। तो देखो, आपको पता है हमारी अर्थ घूमती है, जब भी कोई चीज़ घूमती है ना और उस चीज़ में से कुछ गिरता है तो वो पीछे की तरफ जाता है। जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ से हवा आई, हवा नीचे की तरफ आ रही है और हमारी पृथ्वी घूम रही है। अब जब घूमेगी तो पीछे की तरफ जाएगी नहीं जाएगी हवा। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ मैं। आप है ना बहुत तेज़ बाइक चला रहे हो, मान लो, पता नहीं आपके पास लाइसेंस होगा नहीं होगा, बट मान लो आप पीछे बैठे हो, चलो मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, मैं 18+ हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ और आप मेरे पीछे बैठे हो। मैंने बहुत तेज़, मेरे पास मान लो कावासाकी निंजा और मैं बहुत तेज़ चला रहा हूँ बाइक, बहुत तेज़ चला रहा हूँ बाइक, ठीक है, और आप गिर गए। तो आप गिरोगे तो आगे की तरफ जाओगे या पीछे की तरफ जाओगे? आप गिरोगे तो पीछे की तरफ जाओगे ना, मतलब पीछे की तरफ लुढ़कते हुए जाओगे। तो यही है, जब कोई चीज़ घूमती है, तो ये देखो हमारी अर्थ जो आपको पता है ना, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। जब हमारी अर्थ घूमती है ना, तो जो हवाएं हैं वो मुड़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं बाइक से चल रहा हूँ और आप गिर गए तो आप पीछे की तरफ जाओगे, वैसे ही हवा के साथ होता है। हमारी अर्थ घूमती है तो हवा भी पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो लाइनें हैं सर्दियों के समय में टेढ़ी दिखा रखी है मैंने आपको, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसी को कहते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न बल को, ये को आएगा, को कोरियोलिस बल कहते हैं, ठीक है। इसको मैं को कर देता हूं, ठीक है, को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, मतलब उत्तरी, ये ऊपर वाला हमारा गोलार्ध है, ठीक है, हेमिस्फेयर होता है ना, ऊपर वाला हेमिस्फेयर होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध यानी नीचे वाले में बाहिनी तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, बाई तरफ मुड़ जाती है। तो यही था हमारा कोरियोलिस फोर्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो ये बंदे ना घूम रहे हैं, ठीक है, और आप देखो कि जो बॉल है ये सामने वाले बंदे के पास जाने की जगह मुड़ रही है। तो इसी को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। डेफिनेशन याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है, कि पृथ्वी के घूमने की वजह से एक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण जो हमारी उत्तरी गोलार्ध की जो पवन है वो दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध की पवन है बाई तरफ मुड़ जाती है,
ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी इस हिसाब से तो बारिश ही नहीं आनी चाहिए सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पर सारे का सारा ज़मीन है और ज़मीन की जो हवाएं हैं उसमें तो पानी होगा नहीं, ज़मीन के ऊपर की जो हवाएं हैं उनमें तो पानी होगा ही नहीं, तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ बारिश आनी नहीं चाहिए इंडिया में। बट सर हमने तो देखा है, दिल्ली वाले बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर हमने तो देखा है, हमने तो सर्दियों में नवंबर दिसंबर में ओले भी पड़ते हुए देखा है, हमने देखा है कि बहुत ठंड हो जाती है और बारिश भी पड़ती है सर्दियों में कभी कभार। वो कैसे होता है फिर? उसके होने का भी एक कारण है। देखो हमारे है ना इंडिया के बहुत दूर है ना एक पानी वाला एरिया है जिसको कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी है तो आपको पता है सर्दियों के टाइम में पानी पे क्या बन जाता है, पानी पे क्या बन जाता है, क्योंकि देखो गर्मियों के टाइम में वो गर्म नहीं हुआ था, बट जैसे जैसे सर्दियाँ आने लगती है तो हमारा रिएक्शन दिखने लगता है पानी में और वो पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर पानी गर्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर, ठीक है। और हमारे इंडिया पे सर्दियों के टाइम में ज़मीन है, ज़मीन पे ठंड रहती है तो हाई प्रेशर। तो ये तो गलत हो गया ना, गलत कैसे हो गया? यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर थोड़ी ना जाती है हवा। हवा की तो खासियत होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, बट ये उल्टा कैसे हो रहा है? इसके उल्टे होने का भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत तेज़ हवाएं चलती है, इतनी हवाएं तेज़ चलती है कि वो जो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला जो कानून है, लॉ है, उसको तोड़ते हुए निकल जाती है, तोड़ते हुए निकल जाती है, मतलब उल्टी हमारी गंगा बहने लगती है। मतलब ये थोड़ा मुहावरा है कि हमारी इस टाइम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवा है वो इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है कि वो यहाँ के ऊपर की जो हवाएं हैं उनको इंडिया में लेकर आती है, ठीक है। अब इतनी तेज़ कैसी हवाएं हैं कि वो बिल्कुल लो प्रेशर से हाई प्रेशर लेकर आ गई। अब उस हवाओं में तो बहुत ज़्यादा जान होगी, बिल्कुल जान है। उन हवाओं को कहते हैं सबसे पहले तो जेट धाराएं, ठीक है। यह एक सक्रिय पट्टी में स्थित शोभ मंडल, शोभ मंडल है ना हमारे, ये होता है हमारे अर्थ के ऊपर वाली जो सबसे लेयर होती है उसको शोभ मंडल बोला जाता है, ठीक है। तो यह है हमारे सक्रिय पट्टी में स्थित शोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, यानी 12,000 मीटर से भी अधिक, 12,000 होगा या 1200, आप मेरे को देख कर बताना, ठीक है। तो ये 12,000 मीटर से भी अधिक ऊपर होती है, ठीक है। और यह पश्चिमी हवाएं होती है, पश्चिम है ना, पश्चिम से आ रही है, देखो ये हमारा पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, होती है। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर होती है। गर्मियों में इसकी जो मतलब जो हवाएं होती है उनकी जो स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धारा होती है, उनमें से स्थिर, मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है। मतलब दो तरह की जेट धारा होती है, ये वाली आप कह सकते हो उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है, ठीक है। तो इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ये चक्रवात यानी यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चल रही है तो चक्रवात बनेगा नहीं बनेगा, मतलब थोड़ा साइक्लोन जैसा बनेगा नहीं बनेगा, मतलब हवा की इतनी तेज़ घूमने की वजह से चक्रवात बनता है और वही वाली हवाएं यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से हमारे सर्दियों के महीने में यहाँ पर बारिश हो जाती है। अब आप बहुत सारे बोल सकते हो सर ऐसे तो फिर गर्मियों के टाइम में भी, फिर गर्मियों के टाइम में भी बारिश नहीं आनी चाहिए, मतलब गर्मियों के टाइम में क्या होना चाहिए, ये जो हमारे जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ये है हमारा इंडिया, गर्मियों के टाइम में भी यहाँ से लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जब ये जेट धाराएं लेकर आती है तो ये जो हमारी हवाएं ऊपर हो रही है इसको तो ये बहाकर इस तरफ लेकर चली जाएगी, म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ। बट ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि गर्मियों के समय में ये जो हमारी जेट धारा है ना ये हिमालय के ऊपर से निकल जाती है, यहाँ से निकल जाती है, दोबारा से दिखाता हूँ, गर्मियों के टाइम में ये ऊपर से निकल जाती है, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, इसलिए इंडिया पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बट सर्दियों में ये नीचे से जाती है, हमारे इंडिया की ओर से जाती है, इसी वजह से सर्दियों में क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके तो जेट धारा की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है, और याद रखना गर्मियों के समय में ना ये हमारे इंडिया के ऊपर से जाती है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सर्दियों के समय में ना ये हमारे भारत के अंदर से जाती है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पर हिमालय पे बर्फ़ भी पड़ती है, और भारत के जो मध्य पार्ट में है ना यानी नॉर्दर्न प्लेन में उत्तरी भाग में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि गर्मियों का और सर्दियों का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हमको क्या होता है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि हमें एक्चुअली याद करना है, ये आपको याद करना है, देखो मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि आपको याद करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कोई मानसून कैसे आता है, यानी इंडिया में बारिश कैसे आती है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ देखा है कि बारिश आती है गर्मियों के लास्ट में, जब पानी गर्म होने जब हमारी लैंड गर्म होने लगती है ना, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, उसकी वजह से बारिश आती है। बट आती कैसे, कहाँ आती है सबसे पहले, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो मॉनसून का आगमन कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि गर्मियों के थोड़ा सा एंड में जब लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ की जो हवा है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और
बीच में क्या बन जाता है हमारा लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है, नीचे की तरफ लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है और पानी की तरफ होता है हाई प्रेशर। और हमारे हवा की खासियत होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप मेरे से ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं इस चैप्टर के लिए तो आपके हर आंसर का रिप्लाई करूँगा, जो भी क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। चलो जी, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी हवाएं मूव कर रही है, ठीक है। तो ये देखो अब क्या हुआ कि हमारी ये दक्षिण पश्चिमी पवनें है ना, ये सबसे पहले हमारे मेन लैंड पर, इंडिया का जो मुख्य भाग है उसमें सबसे पहले ये जो पेनिनसुला प्लेटो है, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो प्रायद्वीपीय मैदान है, सबसे पहले हमारे केरल पे टच करती है। तो जून के आरंभ में सबसे पहले हमारे केरल में बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पवनें है ना वो दो अलग अलग भाग में, जो दक्षिण पवनें है ना, दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं, वे दो अलग अलग भाग में बढ़ जाती है। एक पवनों को कहते हैं बंगाल की खाड़ी की पवनें और एक होती है अरब सागर पवनें, तो ये दो अलग अलग भाग में बढ़ गई। उसके बाद ये जो हमारी अरब सागर पवनें है ना, ये 10 दिनों बाद कहाँ पहुँचती है, मुंबई में पहुँचती है और उसके बाद मुंबई में बारिश होती है, ठीक है। बट जो हमारी ये बंगाल की खाड़ी वाली पवनें है ना, बहुत तेज़ी रफ्तार से चलती है, बहुत तेज़ रफ्तार से चलती है और ये असम में पहुँच जाती है, ठीक है। और एक हफ्ते के अंदर ही असम में पहुंच जाती है और असम में भी बारिश हो जाती है, ठीक है। देखो इसको एरिया कवर करने में देखो 10 दिन लगे, बट इसको देखो पूरा 10 दिन लगे और इसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर करा, ये थोड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है। उसके बाद हमारे असम में देखो, आपको पता है यहाँ पर ही पहाड़ है, ठीक है। इन पहाड़ों की वजह से जो हमारी ये असम वाली, ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी वाली पवनें होती है ना, मुड़ जाती है। कहाँ पर, उत्तर के गंगा के मैदानों पे। गंगा का मैदान है ना, इसको गंगा का मैदान पता ना आपको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो ये गंगा की नदी वाला जो एरिया है उसको गंगा का मैदान कहते हैं, तो ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। ओके और उसी के बाद जो हमारी ये अरब सागर की पवनें होती है, ये फिर कच्छ में इसके कारण क्या होता है, मध्य जून में बारिश होती है कच्छ में अरब सागर पवनों के कारण। उसके बाद ये भी यहाँ पर मुड़ जाती है, ठीक है, ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर हमारे गंगा के मैदान पे दोनों पवनें आपस में मिल जाती है। कौन कौन सी पवनें, अरब सागर की पवनें और बंगाल की खाड़ी पवनें, ओके। और बंगाल की खाड़ी पवनों की वजह से ही हमारे दिल्ली के अंदर 29 जून को बारिश आती है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है जुलाई की शुरुआत में पश्चिम यूपी, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान वगैरह में बारिश आती है, ओके, राजस्थान में आती है और जुलाई के मध्य में देश के बाकी हिस्सों में बारिश आती है। तो ये जो मैंने बताया है ना वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ जल्दी से कि मानसून की जो अवधि रहती है ना हमारे इंडिया में, जून से लेकर सितंबर के मध्य तक रहती है, 100 से 120 दिनों के। अब टोटल करोगे ना 100 से 120 दिन, यानी ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है, ठीक है, ओके। और जब मानसून आता है तो बारिश है ना थोड़ी हल्की हल्की होती है, ठीक है। बट जब मानसून अचानक से आता है तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो पहले है ना, मतलब ये केरला में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बट जब एकदम से मानसून आता है, मानसून की पवनें आती है तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसी को कहते हैं मानसून पूर्व बौछार, या इसको मानसून प्रस्फोट भी कहते हैं, यानी फटना, मानसून का फटना भी कहते हैं, आ सकता है, याद रखना, ओके। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में केरल में बारिश होती है, उसके बाद 2 में बढ़ जाती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। उसके बाद अरब सागर शाखा की वजह से 10 जून को मुंबई में बारिश होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी तेज़ी से जाती है और जून के पहले सप्ताह में असम में बारिश हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मध्य जून में अरब सागर शाखा की वजह से कच्छ वगैरह में क्या होता है, बारिश होती है, फिर ये मुड़ जाती है और अरब सागर की पवनें, ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी पवन है वो भी मुड़ जाती है, दोनों यहाँ पर मिलती है। और इन्हीं पवनों के कारण ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी पवन है उसके कारण दिल्ली में 29 जून को बारिश होती है, ओके। ये तो हो गया। अब ये पवनें हैं, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठंड का टाइम आ रहा है, बारिश तो आ गई, अब धीरे धीरे ठंड का टाइम आ रहा है। और ठंड में क्या होता है, हमारे ज़मीन पे क्या बनने लगता है, हाई प्रेशर, ठीक है। और हमारा जो पानी है अब गर्म होने लग गया, तो यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। अब उल्टी गंगा बहेगी, मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया। ठंड के टाइम में यही होता है ना, देखो ठंड के टाइम में दिखा देता हूँ, ठंड के टाइम में यही होता है ना, हमारे ज़मीन पे बनने लगता है हाई प्रेशर और पानी पे बनने लगता है लो प्रेशर। अब क्या होगा, जो ये हवाएं हमारी गर्मियों के समय में ऊपर गई थी अब ये नीचे भी आएगी सर्दियों के टाइम में, ठीक है। तो यही होता है कि मानसून की वापसी, अब मानसून वापसी भी जाएगा, ठीक है। मानसून वापसी की शुरुआत भारत में उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। तो ये देखो सितंबर में स्टार्टिंग में उत्तर पश्चिमी राज्यों से ये जो हवा है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है, अरब सागर में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीपीय के उत्तर भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। ये देखो कहाँ पर, अक्टूबर, मध्य अक्टूबर से, सो ये अक्टूबर हो गया, ये 15 अक्टूबर हो गया, तो मध्य में पूरी तरीके से प्रायद्वीपीय भाग से निकल जाता है, ठीक है, ओके जी। उसके बाद दक्षिण के प्रारंभ तक
देश के शेष भागों से मानसून की वापसी हो जाती है। और अगर मैं बात करूं दिसंबर की या जनवरी की स्टार्टिंग की, तो पूरी देखो दिसंबर में बिल्कुल एंड में हमारी पूरी की पूरी ये जो पवनें थी वो नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। बट अगर मैं थोड़ा सा द्वीप की बात करूं, यानी ये अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करूं ना, यहाँ पर थोड़ा अलग सीन चलता है। यहाँ पर बारिश भी सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है बारिश यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, द्वीप पर मानसून सबसे पहले आता है, यानी द्वीप पर मानसून की वर्षा सबसे पहले होती है। हमारे यहाँ पर केरल में सबसे पहले बारिश कब होती है, जून के प्रारंभ में। बट अगर मैं बात करूँ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जो बारिश होती है, सबसे पहले बारिश कब होती है यहाँ पर, मई जून अप्रैल के एंड में और मई की स्टार्टिंग में ही बारिश हो जाती है। यहाँ पर पहले हफ्ते में ही बारिश हो जाती है। और जब जाता है मानसून की हवा जब जाती है तो देखो सबसे एंड में यहीं से जाएगी, है ना, देखो यहीं से ही सबसे नीचे यही पड़ता है तो इसलिए यहीं से जाएगी। तो यहाँ पर दिसंबर में, ठीक है, यहाँ पर दिसंबर की देखो एंड में दिसंबर तक सारी की सारी हमारी मेनलैंड से हवाएं निकल जाती है। बट अगर मैं द्वीप की बात करूँ तो दिसंबर के एंड तक और जनवरी की स्टार्टिंग तक, जनवरी के फर्स्ट सप्ताह तक हमारी ये जो पवनें हैं वो द्वीप से जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बारिश आती है और जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको लिख के दिया, आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ हमें समझ आ गया, देखो अभी तक हमें क्या समझ आया, अभी तक हमें समझ आ गया कि मौसम क्या होता है, ठीक है, जलवायु क्या होता है, ऋतुएं कौन कौन सी होती है, लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला सीन समझ आ गया कि गर्मियों में लो प्रेशर गर्मियों में बन जाता है ज़मीन पे और सर्दियों में हाई प्रेशर बन जाता है, और हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला सीन आ गया। इसी वजह से आपको समझ आ गया कि गर्मियों के एंड में बारिश क्यों होती है। मानसून आता कैसे है जाता कैसे है ये भी हमने देख लिया। आपको ना लग रहा होगा कि मैंने बीच में बहुत सारे टॉपिक छुड़वाए हैं, मैंने छुड़वाए नहीं है दोस्त, मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा, आगे कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि अभी देखो फ्लो बन रहा है, बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बिल्कुल लाइन वाइज समझ आ रही है। अगर बीच में मैंने वो टॉपिक घुसेड़ दिए तो फिर तो आप थोड़ा कंफ्यूज आओगे कि सर जी ये क्या कर दिया आपने। तो इसीलिए मैं समझाऊंगा बट थोड़ा बाद में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले आप ये टॉपिक समझ जाओ फिर आपके उस पर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऋतुएं की, ठीक है। अब ये जो ऋतुएं होती है वो 3 ऋतुएं होती है, अभी तक हमने देखा था ना, 3 सीजन होते हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले तो हम देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं ठंड के समय में क्या होता है कि हमारे ज़मीन पे क्या बनता है, हमारे ज़मीन पे बनता है हाई प्रेशर, और हमारे नीचे क्या बनता है, पानी पे लो प्रेशर, और हमारी जो ऊपर की हवा है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। बट फिर भी हमारे ठंड में कभी कभार बारिश हो जाती है। किस कारण से बारिश हो जाती है, क्योंकि वो जो हमारी मेडिटेरेनियन सी है ना, वहाँ से जो हवाएं हैं, पानी के ऊपर की हवाएं हैं, वो बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर आना शुरू कर देती है जेट धाराओं के वजह से, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे लैंड पे बनता है हाई प्रेशर, पानी पे बनता है लो प्रेशर। तो हवा की खासियत हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। बट फिर भी कभी मतलब बारिश आ जाती है ठंड में, वो आती है इनके कारण, मेडिटेरेनियन सी से जेट धाराएं बहुत रफ्तार से लेकर आती है हवाएं, जिनमें नमी होती है, और इसके कारण बारिश होती है हमारे उत्तर वाले भाग में, और यहाँ पर हिमालय में बर्फ़ भी पड़ती है, ठीक है। अब इसी को हम इस फॉर्म में देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वर्षा ऋतु के बारे में बताओ, तो ये आपको करना है। डरो मत, आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, बड़ा सिंपल है। आप देखो पढ़ूंगा ना तब आपको लगेगा। देखो, भारत में शीत ऋतु उत्तर भाग में मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है, यानी ठंड का समय इंडिया के अंदर नवंबर से फरवरी तक रहता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो पता है आपको। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है, मतलब जैसे जैसे हम इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं ना, वैसे वैसे टेम्परेचर घटने लगता है। यानी हमारे यहाँ पर आपको पता है ना, नीचे वाले हमारे कोस्ट वाले एरिया में इतना ज़्यादा ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। आपको पता है ना, अगर कोई बंदा मुंबई वगैरह में रहता होगा तो इसको इतना ज़्यादा ठंड और इतनी ज़्यादा गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता होगा। पर दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारे कोस्ट वाले एरिया ना, ये क्योंकि समुद्र के पास है, समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। बट ये बात आपको कॉमन सी पता ही है, क्योंकि क्या होता है कि आप देखोगे, जो अगर मैं बात करूँ आपके मुंबई वगैरह में, तो ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा कोट वगैरह पहन रखो, इतना ज़्यादा नहीं मिलता। बट अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो बंदे पूरा मतलब डोरेमोन बने हुए होते हैं, बहुत सारे कपड़े पहने हुए होते हैं। तो यानी हमें ये समझ आ रहा है कि इंडिया के नीचे वाले पार्ट में जो कोस्ट वाला एरिया है, जो तट वाला एरिया, उसमें इतना ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता। बट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है, ठीक है। अगर मैं चेन्नई की बात करूँ, चेन्नई आपको पता ना यहाँ पर है, चेन्नई की बात करूँ तो चेन्नई में 24 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। बट अगर मैं उत्तर भारत के मैदान की बात करूँ, यानी हमारे ऊपर वाले दिल्ली वगैरह यूपी वाले एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी ठंड रहती है। दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं और रात होती है ठंडी।
आपको पता है सर्दियों के टाइम में जो सुबह का टाइम होता है उसमें गर्म जो धूप होती है वो भी अच्छी खासी पड़ती है, और रात के समय ठंड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उत्तर में तुषारापात, तुषारापात सामान्य होती है। फ्रॉस्ट, फॉग समझते हो आप, फॉग वगैरह जो होती है ना, वो धुंध जिसे कहते हैं, तो वो होती है, तो वो हमें उत्तर भारत में देखने के लिए मिलती है। और हिमालय पर उत्तरी ढालों पर बर्फ़ पड़ती है, और हिमालय के ऊपर वाले पार्ट पे बर्फ़ पड़ती है। और क्यों पड़ती है आपको पता ही है, ये जेट धाराएं लेकर आती है उसके कारण यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना बारिश पड़नी चाहिए इंडिया में सर्दियों के टाइम में, ना बर्फ़ पड़नी चाहिए, बट ये सिर्फ और सिर्फ ये मेडिटेरेनियन सी जो है इसी की वजह से बर्फ़ पड़ती है हमारे हिमालय के पर्वतों पर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी पवनें प्रवाहित होती है, यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग शुष्क मौसम रहता है। इसका मतलब है कि जो हमारी हवाएं हैं सर्दियों के टाइम में ये भारत के ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट की तरफ बहती है, ठीक है। और ये ऊपर वाले पार्ट में देखो पानी तो है नहीं, है ना, यहाँ पर क्या है, ज़मीन है, तो यहाँ पर जो हवाएं होती है उनमें नमी नहीं होती, इसी की वजह से यहाँ पर इंडिया में कोई भी बारिश नहीं आती, क्योंकि यहाँ से आ रही है तो कुछ ना कुछ तो बारिश लेकर आती, बट यहाँ पर तो ज़मीन है, तो ज़मीन से जो हवा उठेगी उसमें तो पानी होगा ही नहीं, तो इसी वजह से हमारे इंडिया में बारिश नहीं आती, ज़्यादातर शुष्क ही रहता है, ठीक है। शुष्क और ठंडा समय रहता है इंडिया के अंदर उस समय, ओके। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ की पवनें आती है, मतलब यही मेडिटेरेनियन सी का जो मैंने बताया, ये चक्रवाती पवनें आती है इंडिया के अंदर, ठीक है, और भारत में प्रवेश करती है। इस कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, हमारे उत्तर भारत में वर्षा होती है, और पर्वतों पर हिमपात यानी स्नोफॉल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर हम महावत कहते हैं, मतलब है ना, स्थानीय तौर पे जो शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, किसान उसको कहते हैं महावत, ठीक है। याद रखना कि कुल मात्रा कम होती है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती जितनी बारिश गर्मियों में जो हमारे मानसून के टाइम में आती है उतनी ज़्यादा नहीं होती। रेनी सीजन में जितनी बारिश आती है उतनी नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रबी फसल को उगाने के लिए ये फसलें जो होती है बहुत ही ज़्यादा, ये जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रबी की फसलें आपको पता है ना, पता होनी चाहिए, ये जो अपना गेहूँ वगैरह ये रबी फसल होती है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, मतलब इतना ज़्यादा ना ठंड दिखती है ना गर्मी दिखती है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता हमारे नीचे वाले कोस्ट वाले एरिया में, तट वाले इलाकों में। प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं इनको। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या है अरब सागर, यहाँ पर क्या बंगाल की खाड़ी, नीचे क्या है हमारा हिंद महासागर, तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपीय मैदान कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग पे ना शीत ऋतु मतलब स्पष्ट नहीं होती, ज़्यादा ठंड नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो है वो समुद्र की पवनों से प्रभावित होता है, और प्रभाव के कारण शीत युद्ध में यहाँ पर तापमान प्रारूप ना के बराबर परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, थोड़ा बहुत ही ठंड देखने के लिए मिलती है शीत ऋतु में यहाँ पर, ठीक है। देखो यार, आई होप ही आपको समझ आ गया हो। अगर मैं ज़्यादा लंबा ले जाऊँगा ना, मतलब तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसके लिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा और ट्राई करूँगा नेक्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूँ, ठीक है। रियली सॉरी पूरा चैप्टर नहीं करवा पाया, क्यों यार, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगा ना तो फिर बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके लिए, और ज़्यादा लंबी वीडियो आप देखोगे, थोड़ा रेस्ट लेकर देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जीपी लिंक में दे रखा होगा। जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पर आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसी टेलीग्राम है, मैंने नहीं बनाई और उसमें कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, बहुत अच्छी ऐप है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो और वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट मैं बात करूँ 400-500 बच्चे हैं वहाँ पर 9th क्लास के, अभी तो बाद में बढ़ गए होंगे तो पता नहीं, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ मैं क्या चीज़ डाल रहा हूँ। अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछने होते हैं एमसीक्यू वगैरह, वो भी मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्त, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि उसमें जो है 1000 सब्सक्राइबर है। बट जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप एक्चुअल में जाओगे उस चैनल पे, मेन पॉइंट टेक है चैनल का नाम, जब आप जाओगे उस पर तब आप देखोगे कि उस पर 1600 से ज़्यादा 1670 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जबकि अभी तक मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं करी। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप कैसे कर सकते हो। स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और वो ना आए उसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया।
तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो बनाई होगी तो देख लेना, बट अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई होगी तो याद से नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। अभी जो मैं कुछ प्लेटफॉर्म बताऊँगा वहाँ पर स्टार्टिंग में उस पर कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बट अगर वो वीडियो आप बहुत बाद में देखोगे तो बहुत सारे बच्चे उस प्लेटफॉर्म पर आ गए होंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट कम वाली एडवांटेज मिलेगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाकी आप चाहो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।